सांता क्लॉज उत्तरी ध्रुव के हो घाटी में रहता है, जहाँ उसका बहुत बड़ा और सुंदर महल है जिसमें उसके खिलौने बनते हैं। उसके मजदूरों को चुना जाता है रिल्स, नुक्स, पिक्सेल्स और परियों से। जो भी उनके साथ रहते हैं वो साल दर साल उनके साथ हमेशा व्यस्त रहा करते हैं। एक तरफ लाल रंग का शक्तिशाली वन तो दूसरी तरफ बहुत बड़ा पर्वत खड़ा है और उसी के बीच में है ग्रिंच का गुफा। ग्रिंच को क्रिसमस और सांता क्लॉज दोनों से नफरत था। प्लीज अब मुझसे मत पूछिए क्यों, मुझे नहीं पता किस लिए। ये भी हो सकता है कि उसका दिमाग खराब हो, लेकिन पता नहीं, या शायद इसलिए कि उसके जूते बहुत ही छोटे थे। लेकिन मुझे लगता है कि सही मायनों में उसका दिल का आकार दुगने से भी बहुत छोटा था। छोटा मतलब बहुत छोटा। ग्रिंच अपने कुत्ते मार्क के साथ गुफा में रहता था। एक दिन वो मार्क के साथ खरीदारी के लिए निकला और जब वो हो घाटी की तरफ से जा रहा था तो उसने देखा कि क्रिसमस की तैयारी चल रही है, क्योंकि क्रिसमस का त्योहार बहुत ही करीब था। उसने कहा, ओह फिश, मार्क, बहुत हो गया। ये क्रिसमस की सजावट मेरे दिमाग में जा रही है। क्रिसमस का ये समय मुझे बहुत परेशान करता है, बेहद परेशान। और ये सब सांता क्लॉज की वजह से। तुम सही हो मार्क, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझे क्या सुझाव दे रहे हो मार्क? तुम्हें लगता है कि सांता को अगवा करना मुमकिन है? ठीक है, तुम सही हो। कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए। ये तो जाहिर बात है कि जब भी सांता हो घाटी में होता तब वो उस सुरक्षित कवच में रहता जो परियां, रिल्स और नुक्स ने उसके लिए बनाए थे। लेकिन क्रिसमस के पहले की शाम जब वो अपनी 12 सिंगों वाली गाड़ी से बच्चों के लिए खिलौना लेकर बाहरी दुनिया में जाता था, यही सही मौका था ग्रिंच का उसको पकड़ने के लिए। इसलिए ग्रिंच ने अपनी योजना बनाई और क्रिसमस से पहले की शाम का इंतजार करने लगा। अगले दिन क्रिसमस के पहले की शाम को ग्रिंच अपनी योजनाओं के साथ वहाँ चला गया। मुझे पता है कि क्या करना है। ग्रिंच ठहाके लगाकर हंसने लगा। आसमान में सफेद चांद चमक रहा था और जमीन पर बर्फ जगमगा रही थी। तब सांता अपने चाबुक को फटकारते हुए बड़े बेपहियों की गाड़ी में खिलौना लाद कर बड़े ही हंसी खुशी से सीटी बजाता हुआ, गाना गाता हुआ, जीवन की सारी खुशियों को समेटता हुआ अपने बच्चों के पास वो आराम से चले जा रहा था ताकि वो प्यार का खजाना उनको लुटा सके। यही खुशियाँ तो वो चाहता है, क्योंकि साल में एक बार वो निकलता है, क्योंकि जब वो दुनिया में अपने खिलौनों को बच्चों और लोगों के बीच में बांट सके। 12 सिंगे को मालूम था कि उनसे क्या उम्मीद की जाती, इसलिए वो तेजी से दौड़ने लगा। ऐसा लगता है मानो उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। इतने में चांद के उजाले में से एक रस्सी फेंकी गई और एक बड़ा सा फंदा सांता क्लॉज के हाथों और बदन पर आकर गिरा और वो तुरंत कस लिया गया। अब ये क्या था? इससे पहले कि सांता क्लॉज खुद को बचा पाए या फिर चिल्लाकर मदद मांगे, उन्हें गाड़ी से झट से खींच लिया गया और वो बर्फ पे लुढ़क गए। 12 सिंगा दौड़ता रहा। उसे तो पता ही नहीं कि सांता क्लॉज का अगवा कर लिया गया है। इस अचानक घटी घटना ने एक पल के लिए बूढ़े सांता को भ्रमित कर दिया और जब वो होश में आए तो उन्हें पता चल गया कि ग्रिंच ने उन्हें बर्फ से निकाल लिया और बड़ी सी रस्सी से उन्हें जकड़ लिया है और वो किसी भी तरह से छुड़ा नहीं पाए। अगवा किए सांता को ग्रिंच अपने गुफा में लेकर गया। फिर उन्हें जंजीरों में जकड़कर पत्थरों से बांध दिया गया। ग्रिंच ने हंसते हुए अपने हाथों को बहुत रगड़ा। अब बच्चे क्या करेंगे? मुझे पता है, जब क्रिसमस की सुबह जब उन्हें खिलौने नहीं मिलेंगे तब वो रोएंगे, चिल्लाएंगे और पैर पटकते रह जाएंगे। आखिरकार मैंने क्रिसमस को रोक दिया। लेकिन क्रिसमस के शाम से पहले सांता अपने बिना पहियों की गाड़ी में अपने 4 दोस्तों को साथ ले लिया था। न्यूटा द रिल्स, पीटर द लुक्स, क्रेटा द पिक्सी और विक्स नाम की छोटी सी प्यारी सी परी। ये उनके 4 खास पसंदीदा थे। ये छोटे अमर जीव बच्चों को उपहार बांटने में
उनके साथ काफी मददगार साबित होते थे। लेकिन जब उनके मालिक को अचानक बेपहियों गाड़ी से खींच लिया गया, तब वो आराम से गाड़ी के नीचे की सीट पर बैठे हुए थे। उन्हें तो इस बात का पता ही नहीं। सांता के अगवा के बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं पता था। आराम से गाना गाते हुए वो लोग जा रहे थे, जब उन्हें लगा कि उनके मालिक की आवाज नहीं आ रही है। खासकर मालिक बीच बीच में सीटी बजाया करते थे। तब उनको ऐसा एहसास हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और तब छोटे विक्स ने सीट के नीचे से अपना सर बाहर निकाला और पाया कि सांता वहाँ नहीं है और बिना पहियों की गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं है। वो चिल्लाई और बारहसिंगा जागरूक होकर रुक गया। पीटर, न्यूटर और किल्टर सभी सीट पर कूद गए और बेपहिए गाड़ी द्वारा बनाए गए निशानों को पीछा करते हुए वापस गए। लेकिन सांता को वो तो मीलों पीछे छोड़ आए थे। हम क्या करेंगे? विक्स ने परेशान होकर कहा। इस बड़ी मुसीबत की वजह से उसके चेहरे से सारी खुशियाँ गायब हो गई थी। शरारत तो थी ही नहीं। हमें वापस जाकर मालिक को ढूंढना चाहिए। नहीं, अगर हम वापस गए और सुबह होने से पहले बच्चों को खिलौने देने के लिए हमें देर हो गई, तो सांता बहुत दुखी हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि किसी बुरे प्राणी ने उन्हें पकड़ लिया होगा और उसकी योजना होगी क्रिसमस को नष्ट करने की। इसलिए हमारा पहला लक्ष्य खिलौनों को वितरित करना है और उसके बाद हम सांता की खोज करेंगे। ये एक अच्छी और समझदार योजना थी। इसलिए पीटर नुक्स बारहसिंगे और वफादार जानवरों को आदेश देता है और वो लोग फिर नाचते गाते हुए पहाड़ियों और घाटियों के से होते हुए मैदान के रास्ते क्रिसमस की सुबह पहुंच जाते हैं, जब बच्चे सो रहे थे और उपहारों का सपना देख रहे थे। और वो पहुंच गए उपहार लेकर। लेकिन उन छोटे अमर जीवों ने अपना कार्य पूरा किया। हालांकि उन्होंने अपने सफर में कई बार सांता की सहायता की थी। उनके दोस्त हमेशा उन्हें सलाह देते और तैयार भी रहते थे। लेकिन इस बार उन्हें ये काम अपने दम पर करना था और बच्चों को खिलौना भी उनको ही बांटना था, जैसे सांता बांटा करते थे। और इस नए कार्य के दौरान उन लोगों ने कुछ गलतियां कर ली। सारे खिलौने वितरित करके जब उन्होंने अपना काम खत्म किया तो सूर्य उग रहा था और उस वक्त वो लोग हो घाटी में लौट कर आ गए। अब वो लोग इस सोच में लग गए कि वो अपने मालिक को कैसे छुड़ाएंगे। सबसे पहले उन लोगों ने ये तय किया कि वो ये पता करेंगे कि सांता के साथ हुआ क्या और ये पता करे कि वो इस वक्त कहाँ है। अचानक बर्फ के ढेर के ऊपर उन लोगों ने देखा कि सांता उन्हें देख रहा है और धीरे धीरे करीब भी आ रहा है। जल्दी वो लोग सांता के पास गए और उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ। मेरी क्रिसमस दोस्तों, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। उस दुष्ट ग्रिंच ने सोचा कि मुझे अगवा करके वो क्रिसमस को नष्ट कर देगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि क्रिसमस कभी मेरे बारे में या उपहारों के बारे में नहीं है। ये उस यीशु के उपहार के बारे में है जो हमारे दिल में दूसरों के लिए प्यार बांटता है। ग्रिंच सांता का पीछा कर रहा था ताकि कोई खुफिया जानकारी निकाल सके। जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर वो अपने बेपहियों से वहाँ पर आया ताकि वो क्रिसमस मना सके सांता, रॉयल्स, नुक्स, पिग्स और परियों के साथ। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. कहानी समाप्त। ध्रुव की तरफ एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम था निकोलस। निकोलस को बच्चों को खुश देखकर बहुत खुशी मिलती थी, इसीलिए वे बच्चों के लिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे खिलौने बनाते। चलो ये खिलौने बच्चों को देकर आता हूँ। निकोलस को तोहफे देना बहुत पसंद था, इसीलिए वो खिलौने बनाते और पार्क में खेलते बच्चों को देने के लिए जाते। वो देखो, अंकल आ गए। ये लो बच्चों, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। सभी बच्चे खिलौने पाकर बहुत खुश हो जाते।
उन्हें हंसता खिलखिलाता देख निकोलस भी बहुत खुश हो जाते। अगले दिन से निकोलस फिर दोबारा सुंदर सुंदर खिलौने बनाने लगे और तभी क्रिसमस का त्योहार भी आ गया। निकोलस अपने खिलौने लेकर बच्चों को बांटने के लिए बाहर जाने लगे। तभी उन्होंने देखा, अरे घर के बाहर तो बर्फ ही बर्फ है। बच्चे अपने घर में ही होंगे। चलो उन्हें उनके घर जाकर तोहफे दे देता हूँ। निकोलस रात के समय सभी बच्चों के घर जाकर चोरी से उनके घर के बाहर मोजे में उपहार छुपाकर आ गए। लेकिन कुछ ही देर में फिर दोबारा बर्फ पड़ने लगी और निकोलस बहुत थक भी चुके थे। घर से अपने 12 सिंहों और बर्फ गाड़ी की मदद से मैं बाकी बच्चों को उनका गिफ्ट पहुंचा देता हूँ। निकोलस अपने घर जाकर अपने 12 सिंहों और बर्फ गाड़ी की मदद से बाकी बच्चों के घर जाने लगे। लेकिन बार बार बर्फ पड़ने के कारण अब गाड़ी चलाना मुश्किल होता जा रहा था। अरे यह क्या? अब तो बर्फ ज्यादा होने के कारण गाड़ी नहीं चल पा रही है। अब मैं क्या करूं? बच्चों को उनके तोहफे कैसे पहुंचाऊं? तभी वहां एक परी प्रकट हुई। निकोलस, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आज से ये बोने तुम्हारे साथ रहेंगे और खिलौने बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे 12 सिंघा भी अलग शक्तियों के साथ हवा में अब उड़ पाएंगे। तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। तुम्हारा बच्चों के प्रति प्यार हमेशा जिंदा रहेगा और आज से तुम सेंटा के नाम से जाने जाओगे। तभी से निकोलस को पूरे विश्व में सेंटा क्लॉस के नाम से जाना जाने लगा। आज भी क्रिसमस के दिन बच्चे इंतजार करते हैं कि रात में जरूर सेंटा आएंगे और उन्हें उनका उपहार देंगे। डोडा एक जवान लड़की थी जो अपनी दादी के साथ रहती थी। उसका मंगेतर बगल वाले घर में ही रहता था। उसका नाम था के। गेडा और के, इन दोनों के घर के बीच में एक पैदल रास्ता था। गेडा और के ने अपने प्यार की निशानी के तौर पर लाल गुलाब के पौधे वहाँ पर लगाए थे। वो हमेशा शादी की बात किया करते थे। सर्दियों के दिनों में एक दिन जब वे गुलाब के पौधों के पास बैठे थे, तब दादी चिल्लाई, देखो बर्फ की रानी बर्फ इकट्ठे कर रही है। गेडा और के तेजी से खिड़की की तरफ भागे। के ने बर्फ की रानी को खिड़की से देखा और अपनी जीभ बाहर निकालकर उसे चिढ़ाने लगा। ऐसा मत करो के, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। फिर वो गेडा के घर के बाहर वाले रूम से निकलकर अपने घर की खिड़की की ओर अपने कमरे में चला गया। उस रात जब वो सोने के लिए जा रहा था, तब वो अपनी खिड़की से बाहर झांककर देखने लगा। तब उसने एक अनोखी बर्फ का काया देखा और वो बर्फ का काया धीरे और धीरे तेजी से बढ़ता चला गया। उसने देखा कि वो तो बर्फ की रानी थी, जिसके हाथ में मिठाई की एक बड़ी सी थाली थी। उस थाली से के ने मुट्ठी भर मिठाई उठा ली। क्योंकि के इतनी सारी मिठाई देखकर खुद को रोक नहीं पाया था। उस औरत ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और खिड़की से बाहर उसे निकाल कर ले गई। उसके घोड़ों का झुंड अचानक से उड़ने लगा। के को बहुत डरना चाहिए था, लेकिन मिठाई खाने की लालच उसके दिमाग पर बहुत हावी था, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अगले दिन सुबह जब गेडा उससे मिलने आई, के वहाँ नहीं था। वो यहाँ वहाँ गेडा को ढूंढने लगी। वो गांव के चौक तक भी गई और वो जोर जोर से रोने लगी। क्या आपने मेरे के को देखा है? मेरा के कहाँ चला गया? लेकिन के को किसी ने देखा नहीं था। किसी को पता नहीं था कि के कहाँ गया था। मेरा के बस जिंदा हो, कृपया मेरा के जिंदा हो। मुझे नहीं लगता कि वो मरा होगा। गेडा ने ऊपर देखा। वहाँ पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। जब हम खाना ढूंढते हैं तब हम छतों पे बैठते हैं और हम सब कुछ देख सकते हैं। अगर वो नदी में गिरा होगा तो हमें पता नहीं चलेगा।
मैं जाकर नदी की परी से पूछूंगी। गेड़ा के दिल में आशा की एक नई किरण जाग उठी थी। अगर वो डूब गया होगा तो नदी की परी को पता होगा। तो गेड़ा नदी के पास गई और वो जोर से चिल्लाई, नदी परी, क्या आपने के को देखा है? क्या वो आपके गहरे पानी में गिर के डूब गया है? और नदी परी पानी के ऊपर आई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसने कहा, ओ मेरी प्यारी बच्ची, नहीं, तुम्हारा के यहाँ पर नहीं आया। अब रोना मत। फिर कहाँ है वो? काश मुझे पता होता बेटी, लेकिन एक बूढ़ी चुड़ैल है जो किनारे रहती है। वो तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन उससे सावधान रहना होगा। मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी करूंगी। क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकती हैं? क्यों नहीं, उस छोटी नाव में बैठ जाओ। मेरी धाराएं तुम्हें चुड़ैल की झोपड़ी तक ले जाएंगी। फिर नदी परी गायब हो गई और गेड़ा नाव में बैठ गई। जैसे धारा तेज हो रही थी, वैसी छोटी नाव तेजी से तैर रही थी। फिर गेड़ा ने झोपड़ी को देखा। एक बूढ़ी औरत लड़खड़ाते हुए बाहर आई। वो झुकी हुई थी और हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी। बूढ़ी औरत नदी के किनारे आई और नाव को अपनी छड़ी से पकड़कर किनारे की ओर खींच लिया। उसने गेड़ा को अपना हाथ दिया। हालांकि गेड़ा उस अजीब सी बूढ़ी चुड़ैल से डर गई थी, लेकिन फिर भी उसे अपने प्यार को वापस पाना था। आओ, मुझे बताओ तुम कौन हो? गेड़ा ने उसे सब कुछ बता दिया। क्या आपने मेरे के को देखा है? नहीं, लेकिन शायद वो आ सकता है। वो झोपड़ी के अंदर चले गए। वहाँ मेज पर सुंदर चेरी का एक टोकरा रखा हुआ था। गेड़ा, अब तुम दुखी मत होना। तुम्हारा प्यार तुम्हारे लिए वापस आ जाएगा। लो, ये चेरी खाओ तुम। जब गेड़ा खा रही थी, तब बूढ़ी औरत अपने लंबे सोने की कंघी से धीरे धीरे अपने बालों को कंघी कर रही थी। काश तुम्हारे जैसी पोती मेरे पास होती। गेड़ा तो के बारे में भूल गई थी, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने जादू की कंघी से उस पर जादू कर दिया था। बूढ़ी चुड़ैल गेड़ा को अपने पास रखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद गेड़ा बोलने लगी, मैं यहाँ हमेशा के लिए रहूंगी। लेकिन एक दिन बगीचे में गेड़ा ने लाल गुलाब के फूल को देखा। इससे गेड़ा को के की याद आ गई। के की याद ने बूढ़ी औरत के जादू को तोड़ दिया और गेड़ा बगीचे की गेट की ओर भागने लगी। वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकी और पत्थर के पुल पर रुक गई। अचानक उसे ट्रोल्स ने घेर लिया था और वो सब गेड़ा को पकड़ने के लिए उसकी ओर भागे। ये मोटी और सुंदर है। इसे बादाम और शहद खिलाया है। कितनी स्वादिष्ट लगेगी ये मेरे साथ खेलेगी। मुझे इसकी मफलर और सुंदर कपड़े चाहिए। छोटी ट्रोल लड़की गेड़ा की ही उम्र की ही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने गेड़ा को कमर से पकड़ लिया और कहने लगी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। सभी ट्रोल्स हंसने लगे। वो छोटी ट्रोल की लड़की के खातिर गेड़ा को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। गेड़ा ने उसे अपनी कहानी सुनाई कि वो के से बहुत प्यार करती है। खाने पीने के बाद वो दोनों पत्थर के पुल के नीचे से जाने लगे। तब उनके ऊपर 100 से ज्यादा कबूतर सोने का नाटक करके उनकी बातें सुनने में मशगूल थे। हमने के को देखा है। कहाँ पर? बर्फ के रानी की गाड़ी में। वो कहाँ जा रहे थे? लैपलैंड। बर्फ की रानी का महल वहीं पर है। छोटी ट्रोल लड़की गंभीरता से देख रही थी। फिर उसने अपना सर हिलाया और कहा, तुम्हारा प्यार वापस करने में मैं मदद करूंगी। छोटी ट्रोल लड़की अपने पालतू जानवर बरसिंघा के पास गई, आंखें मूंद ली और उसने कहा, मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी। तुम तेजी से दौड़कर इस प्यारी सी लड़की को बर्फ की रानी के महल में लेकर जाओ। के को ढूंढने में इसकी मदद करो। फिर छोटी ट्रोल लड़की ने बारहसिंगा की रस्सी खोल दी। गेड़ा और बारहसिंगा दोनों निकल पड़े बर्फ की रानी के महल की ओर। वहां उसने गेड़ा को नीचे उतार दिया।
तुम यहाँ से अकेली ही चली जाओ। तुम्हारे वापस आने तक मैं यहीं रुकूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे प्यार को सुरक्षित घर पहुँचाऊंगा। गेड़ा बर्फ की रानी की ऊंची महल के बाहर अकेले चलने लगी। वो अचानक हजारों बर्फों के किन्नों से घिर गई जो उस पर भड़क गए थे। वो बर्फ की रानी के रक्षक थे। गेड़ा ने प्रार्थना की। ठंड इतनी जबरदस्त थी कि वो अपनी सांस देख सकती थी। ये उसके मुंह से भाप की तरह निकल रही थी। वो प्रार्थना करने लगी और उसके मुंह से भाप निकल रहे थे जो धीरे धीरे एक एंजल के रूप में आ गए। जब तक गेड़ा प्रार्थना करती रही, उसके चारों तरफ एंजल्स आ गए थे। उन्होंने बर्फ के कन्नों पर हमला किया और लड़ाई शुरू हो गई। गेड़ा तेजी से बर्फ की रानी के महल की ओर बढ़ने लगी और वहाँ उसे के मिला। वो बर्फीली दीवारों के बीच था। के, मेरे प्यारे के, आखिर तुम मुझे मिल गए। के ठंड से लगभग जम गया था और सिर से पैर तक नीला पड़ गया था। उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि वो टर्किश मिठाइयों का आदी हो चुका था। उसे कुछ भी सूझता नहीं था। इस दौरान बर्फ की रानी उस पर मिठाइयों के सारे बुरे शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग कर चुकी थी। गेड़ा ने के को गले लगाए और रोने लगी। उसके गर्म आंसू उसके सीने पर गिरे जो उसके दिल के रास्ते होकर उसके शरीर में घुस गए। बर्फ पिघल गई और के होश में आ गया। के ने गेड़ा को पहचान लिया और वो खुशी से रो पड़ा। गेड़ा, इतने समय से तुम कहाँ थी? के, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। एक दूसरे को गले से लगाकर वो खुशी के मारे हंसने लग गए। वफादार बरासिंगा उनकी राह देख रहा था। उन्हें आता देख वो नीचे झुक गया और अपनी पीठ पर उन दोनों को बिठा लिया। वो घर के लिए निकल पड़े। उनकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता झलक रही थी। उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। कहानी समाप्त। वो शाम कड़ाके की ठंड वाली थी। बर्फ के बादल आसमान में घिर गए थे और नीचे गांव में अंधेरा छा गया था। इस नए साल की शाम पर, ओ मेरी प्यारी छोटी बच्ची, इस समय तुम्हें माचिस बेचने के लिए ठिठुरने वाली ठंड के अंधेरे में भेजना पड़ रहा है। मुझे माफ कर देना बच्ची, लेकिन तुम देख ही रही हो ना, मैं चल नहीं पाती बीमारी की वजह से। हाँ दादी, मैं समझ गई। और याद रखना मेरी बच्ची, ये माचिस बेचकर तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उससे तुम कुछ खा सकती हो, नहीं तो आज हमें खाली पेट सोना पड़ जाएगा। बेटी जाओ मेरी बच्ची। चिंता मत करो दादी, मैं माचिस बेचूंगी और वापस आते वक्त ढेर सारा खाना लेकर आऊंगी। चलती हूँ। सर्द अंधेरे में पथरीले रास्ते पर एक गरीब लड़की जो अनाथ थी, महज 8 साल की थी, वो समझदारों की तरह चली जा रही थी। अपना सर गर्म रखने के लिए उसने टोपी पहनी थी और उसके कपड़े बहुत पुराने हो चुके थे और कुछ जगहों से फटे थे। वो अपने नंगे पैरों के साथ आवाज लगाते हुए जा रही थी क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे। वो कोने में खड़ी रही, एक उम्मीद के साथ कि कोई आकर उससे माचिस खरीदेगा, लेकिन अफसोस लोग उसके करीब से जा रहे थे क्रिसमस की खरीदारी करने के लिए। सब लोग व्यस्त थे, लेकिन छोटी गरीब बच्ची की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। बच्ची, उस खिलौने की दुकान से तुम्हारे लिए जो खिलौने खरीदे पसंद आया? हाँ माँ, ये गुड़िया बहुत ही सुंदर है, थैंक यू। और इसके कपड़े बहुत प्यारे हैं। उस माचिस वाली छोटी बच्ची की आंखें भरी हुई थी, पर रोने का समय नहीं था। उसे कुछ माचिस बेचनी थी ताकि आज रात वो अपनी दादी के लिए कुछ खाना खरीद के ले जा सके। इसलिए उसने हिम्मत से अपनी आंखें पोंछी और उस औरत से कहा जो अपनी बच्ची के साथ थी, सुनिए, क्या आप कुछ माचिस खरीदना चाहेंगी? ये बहुत मजबूत और अच्छे हैं। नहीं, मुझे माचिस की जरूरत नहीं है, मेरी बच्ची से दूर रहो। पता नहीं कहाँ से इस तरह के लोग आ जाते हैं। पता नहीं हम जैसे लोगों के साथ मिलने जुलने की बड़ी इच्छा है इनकी।
इसके कपड़े तो देखो माँ, वो बहुत पुराने हैं। माफ कीजिएगा, मेरे पास तो बस यही कपड़े हैं। ये मेरा मसला नहीं है, और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है, और होते भी तो मैं माचिस क्यों खरीदूंगी। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। लेकिन ये सिर्फ 1 रुपए का एक है। तुम्हें समझ में नहीं आता? मुझे नहीं चाहिए, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। माचिस वाली छोटी लड़की थरथराने लगी, बर्फ गिरने लगी थी। फिर एक बार आने जाने वाले लोगों को माचिस खरीदने के लिए आवाज देने लगी, लेकिन लोग थे कि अपने अपने में मशगूल थे। सुनिए, क्या आप कुछ माचिस खरीदना चाहेंगी? ये जादुई है, आप जानते हैं, बस एक जलाएंगी और सारी इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ भी बकवास, ये सब कहानियां हैं। लेकिन सुनिए, कम से कम एक तो लीजिए, इसकी रोशनी आपको बेहतरीन क्रिसमस देगी। मैंने कहा ना, देखो मुझे नहीं चाहिए। ये सच है, हर एक तीली अलग है। मुझे माचिस नहीं चाहिए। तुम अपने घर चली जाओ, बाहर बहुत सर्दी है। नहीं जा सकती मैं घर, मेरे माता पिता नहीं है, मेरी दादी बीमार है, उनके लिए दवाइयाँ खरीदनी है और खाने के लिए कुछ लेके जाना है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ बच्ची, लेकिन मेरे पास खर्च के लिए पैसे नहीं है। देखो, कोई और तुमसे माचिस खरीद लेगा। शायद माचिस वाली छोटी बच्ची की उम्मीदें डूबने लगी थी, क्योंकि सर्द हवाएं तेज हो गई थी और उस कमजोर लड़की के इर्द गिर्द घूम रही थी, मानो अपने ठंडी नाखूनों से उसे छील रही हो। लेकिन वो छोटी माचिस वाली लड़की टस से मस नहीं हुई और माचिस बेचने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर हार कर वो अकेली महसूस करने लगी और फुटपाथ के नीचे बैठ गई। ठंड की वजह से बहुत ठिठुरने लगी थी वो। मेरे हाथ और पांव बर्फ की तरह जम गए हैं। मैं एक तीली जला लेती हूँ ताकि मेरी उंगलियों को थोड़ी गर्मी मिले। उस गरीब और छोटी माचिस वाली लड़की के हाथ ठंड के मारे कांप रहे थे, जिस वजह से वो तीली जला नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद काफी मशक्कत से वो सिर्फ एक तीली जला पाई, और आश्चर्य हुआ क्योंकि वो तीली एक लोहे की सिगड़ी में बदल गई थी। थोड़ी देर बाद उस छोटी लड़की को गर्माहट महसूस होने लगी। उसने अपनी ठंडी बर्फ जैसी उंगलियों को सिगड़ी के सामने रखा। वो बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही पलों में एक बर्फ की बूंद उसकी तीली पर गिरी और वो बुझ गई। वो दुखी हो गई। फिर वो उठी और एक और बार माचिस बेचने की कोशिश करने लगी, लेकिन बदकिस्मती से एक भी माचिस बेच नहीं पाई। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। कैसी हो छोटी बच्ची, तुम्हारे पास बेचने के लिए क्या है? मैं माचिस बेचती हूँ, क्या आप खरीदेंगी? जैसे वो उस आवाज की ओर मुड़ी तो उसने देखा एक बेघर बूढ़ी औरत कुत्ते के साथ कोने पे खड़ी थी। वो दोनों ठंड की वजह से ठिठुर रहे थे। तुम देख नहीं रही हो, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब हूँ। ओह, माफ कीजिएगा, मुझे ये माचिस बेचनी है ताकि मैं दादी के लिए खाना खरीद सकूं। बेचारी लड़की, खैर, क्या तुम मेरे खातिर मेरे कुत्ते की देखभाल करोगी? बस थोड़े देर के लिए मुझे जाना होगा कुछ खाना ढूंढने के लिए। शायद मैं तुम्हारे लिए भी कुछ खाना लेकर आ सकूं। अच्छा, आखिरकार मेरे दादी के लिए कुछ खाना ले जा पाऊंगी, लेकिन जल्दी आइएगा क्योंकि मुझे दादी के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। माचिस वाली छोटी लड़की कुत्ते की देखभाल करने के लिए राजी हो गई और वो बूढ़ी औरत जल्द से जल्द वापस लौटने का वादा करके चली गई। उसने कुत्ते का पट्टा पकड़ा और वो कुत्ता चुपचाप कोने में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद
वो बेचारी लड़की फिर से ठिठुरने लगी। उसने पल भर के लिए सोचा और उसने माचिस बाहर निकाली और दीवार के सामने तीली जलाई। और आश्चर्य हुआ, उसने देखा कि उसके सामने पकवानों से सजा एक टेबल हाजिर, जिस पर टर्की, मेमना, बतख, मछली, सेब और केक थे। ओह, मैं ये सब खाना चाहती हूँ। मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही वो केक के टुकड़े तक पहुंची, तीली की आग बुझ गई और सब कुछ अचानक गायब सा हो गया। वो बहुत नाराज हो गई। उसने आसमान की ओर देखा और प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे इस दुख से निकालो। मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। मेरी मदद करो, मदद करो। और तभी उसने देखा एक टूटता हुआ तारा जो आसमान से गिर रहा था। फिर उसे दादी की बताई हुई बातें याद आने लग गई। दादी ने कहा था किसी के मरने के बाद टूटता हुआ तारा दिखता है। मेरी दादी माँ बहुत बीमार है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी दादी माँ मर गई। ओह, दुनिया में इतना प्यार मुझसे कोई नहीं करता जो मेरी दादी माँ मुझसे करती थी। उसने एक और तीली निकाली और उसे जलाया। अपनी दादी को अपने सामने खड़ा देखकर उसे आश्चर्य हुआ। अरे दादी माँ, ये तुम हो? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। अपनी दादी माँ को देखकर माचिस वाली छोटी लड़की खुश हो गई, लेकिन वो सोचने लगी क्योंकि उसकी दादी हवा में लहराते हुए दिख रही थी। तुम बिल्कुल मत डरो मेरी बच्ची, मैं अब सुरक्षित और स्वस्थ हूँ। तुम मेरे बारे में इतना चिंता करती हो, और चिंता मत करो। माचिस वाली छोटी लड़की ने इतनी मेहनत से माचिस बेचने की कोशिश की, ये बताने के लिए जैसे ही मुंह खोला, तब तक फिर से एक बार तीली की आग बुझ गई थी और उसकी दादी गायब हो चुकी थी। इस बार उस लड़की ने अपने पास से सभी तीलियां एक साथ जला दी, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उसकी दादी गायब हो जाए। और वो रोशनी बहुत तेज थी, बिल्कुल सूरज की तरह। उसकी दादी फिर से सामने आ गई और उसने छोटी माचिस वाली लड़की को बड़े प्यार से देखा और मुस्कुराई। दादी माँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना। तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे अपना हाथ दो। दादी ने माचिस वाली छोटी लड़की का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे बाहों में भर लिया। दोनों आसमान की ओर उड़ने लग गए। अब तुम्हें कैसा लग रहा है मेरी प्यारी बच्ची? ओ दादी माँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भूख भी नहीं लग रही है और ठंड भी नहीं लग रही है। मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। दादी फिर से मुस्कुराई और दोनों स्वर्ग की ओर उड़ गए। और उसी समय छोटा टूटता हुआ तारा दोनों को दिखाई देने लग गया। दूसरे दिन जब सूरज उगा और सवेरा हुआ, तब वो छोटी माचिस वाली लड़की जमीन पर बैठी थी और उसके हाथ में सभी तीलियां जल चुकी थी और उसके चेहरे पर शांति और एक मुस्कान छाई हुई थी। बहुत से लोग जमीन पर पड़ी हुई उस बेजान माचिस वाली छोटी लड़की को देख रहे थे। उन सबको बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो नन्ही सी जान उनकी जिंदगी में उजाला लाया करती थी, जो खो चुकी थी। कहानी समाप्त। स्नो वाइट और 7 बोने। एक समय की बात है, एक रानी अपने महल की खिड़की पर बैठी सिलाई कर रही थी। बाहर आसमान से बर्फ की बारिश हो रही थी। काली लकड़ी से बनी खिड़कियों पर बर्फ की सफेद परत जम गई थी। सिलाई करते हुए रानी की उंगली में सुई चुभ गई। खून की लाल बूंदें सफेद बर्फ पर गिरी। रानी ने सोचा, काश मेरी एक बेटी होती जिसका चेहरा बर्फ सा सफेद होता, होठ खून की बूंदों जैसे लाल और बाल इस खिड़की के रंग जैसे काले होते। कुछ दिनों बाद रानी की इच्छा पूरी हुई और उसने बच्ची का नाम रखा स्नो वाइट। लेकिन बच्ची को जन्म देते ही रानी की मौत हो गई।
और राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी जितनी खूबसूरत थी उतनी दुष्ट भी थी। कोई औरत उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो, ये ख्याल उसे बर्दाश्त नहीं होता था। रानी के कमरे में एक जादुई आईना था। वो रोज उस आईने में देखती और पूछती, जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? आईना जवाब में कहता, आप ही हो रानी सबसे खूबसूरत। दिन महीनों में और महीने साल में बदल गए और हर नया दिन स्नो वाइट की खूबसूरती में और निखार लाता। और एक सुबह रानी ने जादुई आईना देखा और उससे पूछा, जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? आप हो खूबसूरत, ये बात है सच, मगर सबसे सुंदर स्नो वाइट है अब। रानी गुस्से और ईर्ष्या से आग बबूला हो गई। उसने अपनी सौतेली बेटी से तुरंत छुटकारा पाने का मन बना लिया। उसने एक शिकारी को बुलाया और शिकारी को आदेश दिया कि वो स्नो वाइट को जंगल के अंदर ले जाकर मार दे, सबूत के तौर पर उसका दिल निकाल कर लेकर आए, जिससे रानी को यकीन हो जाए कि स्नो वाइट मर चुकी है। शिकारी स्नो वाइट को दूर घने जंगल में ले गया, पर जैसे ही उसने स्नो वाइट को मारने के लिए हथियार उठाया, उसे स्नो वाइट की सुंदरता और सौम्यता का एहसास हुआ। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, पर मैं तुम्हें महल वापस भी नहीं ले जा सकता, और अगर यहाँ छोड़ा तो जंगली जानवर तुम्हें बहुत जल्द खा जाएंगे। उसने स्नो वाइट को जंगल में छोड़ दिया और वापस जाते वक्त उसने एक हिरण का शिकार किया। फिर उस हिरण का दिल निकालकर सबूत के तौर पर रानी को दे दिया। बेचारी स्नो वाइट काले घरे जंगल में डर के मारे भटकती रही। झाड़ियों के पीछे जंगली शेरों की नजर स्नो वाइट पर पड़ी, पर मानो जैसे करिश्मा उन्होंने स्नो वाइट पर हमला नहीं किया। जब रात हुई तब स्नो वाइट को जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा घर नजर आया। उसने आवाज लगाई पर किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजा खटखटाया पर किसी ने नहीं खोला। उसने दरवाजा खोला और भीतर चली गई। नीचे छत वाले इस मकान में उसने लकड़ी की छोटी मेज और छोटी कुर्सियां देखी। उस मेज पर 7 नाश्ते की कटोरियां, 7 चम्मच और 7 प्याले थे। ये घर 7 बोनों का था। वो पहाड़ी पर सोने की तलाश में खुदाई का काम करते थे। स्नो वाइट को तेज भूख लगी थी। वो कुर्सी पर बैठी और उसने हर कटोरी में से थोड़ा थोड़ा नाश्ता किया और हर प्याले में से थोड़ा थोड़ा दूध भी पिया। फिर वो ऊपर की मंजिल पर गई, जहां उसे एक कमरा मिला। कमरे में 7 छोटे छोटे पलंग थे। वो एक पलंग पर जाकर लेट गई। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में सो गई। जैसे ही चांद आसमान में खिला, वो 7 बौने घर पर लौट आए। हर एक ने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में लालटेन पकड़ रखी थी। हर एक की कमर पर चमड़े का थैला था जिसमें सोना था। जैसे ही उन्होंने लालटेन मेज पर रखी, उन्होंने देखा कि किसी ने उनके घर में घुसपैठ की है। देखो, किसी ने हमारा खाना खाया। हाँ हाँ, किसी ने हमारा खाना खाया है। वो चिल्लाने लगे। फिर वो ऊपर अपने कमरे की ओर गए। स्नो वाइट को पलंग पर सोते देख वो चौंक गए। ये परी जैसी सुंदर लड़की कौन है? ताज्जुब की बात है, कौन है ये? वो एक दूसरे से लड़की के बारे में पूछने लगे। स्नो वाइट ने जाकर अपनी कहानी बताई। बौनों को उसके लिए दुख हुआ और दया भी आई। उन्होंने स्नो वाइट को अपने साथ ही रहने के लिए कहा। उसे घर संभालने का काम सौंपा गया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जब वो पहाड़ी पर अपने काम पर जाए तो वो किसी के लिए भी दरवाजा ना खोले, क्योंकि उन्हें शक था कि अगर दुष्ट रानी को पता चला कि स्नो वाइट जिंदा है तो वो उसे फिर से मारने का प्रयास करेगी। स्नो वाइट उन 7 बौनों के साथ रहने लगी। वो घर की और कमरों की सफाई करती, बर्तन मांजती और सबके लिए खाना भी बनाती। बौनों के साथ वो बहुत खुश थी। थोड़ी ही दिनों में वो अपनी सौतेली माँ की दुष्टता को भूल चुकी थी। एक दिन रानी ने फिर से जादुई आईने में देखकर पूछा, जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? आप हो खूबसूरत, इसमें क्या है शक। स्नो वाइट है ज्यादा सुंदर, ये बात अब तक है सच। हमें जंगल की एक चिड़िया ने बताया, 7 बौनों के साथ घर है बसाया। दुष्ट रानी गुस्से से लाल हो गई। उसे पता चल गया कि शिकारी ने उसे धोखा दिया था। अब उसने सोचा कि वो स्नो वाइट को अपने हाथों से मारेगी। उसने भेष बदला और रूप लिया एक मुसाफिर का और जंगल में उन बौनों के घर की ओर चल पड़ी।
स्नो वाइट खिड़की पर बैठी बोनो के फटे कपड़े सी रही थी। दुष्ट रानी ने आवाज बदलकर उसे बुलाया। सुई ले लो, धागा ले लो, कपड़े के लिए चमकीले रिबन ले लो। रंग बिरंगी रिबन देखकर स्नो वाइट बहुत खुश हो गई। वो बोनो की दी हुई चेतावनी को भूल गई थी। वो दौड़कर दरवाजा खोलने के लिए पहुंची। तुम्हारा लिबास तो बहुत अच्छा है, पर उस पर लगा ये रिबन ठीक से बंधा नहीं है। मुसाफिर के भेष में दुष्ट रानी ने कहा, लाओ मैं इसे ठीक से बांध दूं। ये कहते ही रानी ने स्नो वाइट का लिबास इतना कस के बांधा कि बेचारी स्नो वाइट सांस भी नहीं ले पा रही थी। सांस ना ले पाने की वजह से स्नो वाइट जमीन पर ऐसे गिरी मानो शरीर से जान निकल गई हो। दुष्ट रानी खुश होकर अपने महल की ओर भागने लगी। रात को जब वो 7 बौने घर वापस आए, उन्होंने देखा स्नो वाइट जमीन पर निर्जीव पड़ी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उन्हें पता चल गया कि क्या हुआ था। उन्होंने कसके बंधी रिबन को चाकू के सहारे काट दिया। जैसे ही रिबन कटी, स्नो वाइट की सांसें वापस आ गई और स्नो वाइट मौत के मुंह से बाहर आ गई। उसने बोनो को बताया जो कुछ भी उसके साथ हुआ। बोनो को पता चल गया कि वो औरत और कोई नहीं, भेष बदली हुई दुष्ट रानी थी, जो स्नो वाइट को अब भी मारना चाहती थी। याद रखो, कभी किसी के लिए दरवाजा मत खोलो। और स्नो वाइट ने वादा किया कि आज के बाद वो किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। उस रात दुष्ट रानी फिर से जादुई आईने के पास आई। जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? आप हो खूबसूरत, इसमें क्या है शक, पर स्नो वाइट है ज्यादा, ये बात अब तक है सच। गुस्से में दुष्ट रानी महल के तहखाने की तरफ भागी, जहाँ उसने अपने गुप्त काले जादू की दुनिया बसा रखी थी। वहाँ उसने एक जहरीला सेब बनाया। सेब एक ओर से हरा और दूसरी ओर से गहरा लाल था। सेब का हरा हिस्सा तो खाने लायक था, लेकिन अगर जहरीला लाल हिस्सा खाया तो इंसान की मौत पक्की। दुष्ट रानी ने फिर से भेष बदला। इस बार एक सेब बेचने वाली औरत का भेष धारण किया, मैले कपड़े और हाथों में एक सेबों से भरा थैला लेकर। वो रंग बिरंगा जादुई सेब उसके थैले में सबसे ऊपर रखा था। वो जंगल में बोनो के घर पहुंची। स्नो वाइट उस वक्त एक कुएं से पानी निकाल रही थी। अनजान औरत को अपने पास आता देख वो घबरा गई और दौड़कर घर के अंदर चली गई। उसने झट से दरवाजा बंद किया और उसने उस औरत की आवाज सुनी, सेब ले लो, ताजे मीठे सेब ले लो। ये सुन स्नो वाइट के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं खिड़की खोलूं और दरवाजा बंद रखूं तब तो मुझे कोई खतरा नहीं। उसने घर की खिड़की खोल दी और बाहर झांक कर बोली, मुझे तुम्हारी सेब दिखाओ। रानी ने कहा, ये वाला सेब खाओ, ये सबसे ताजा और सबसे मीठा है। ये कहते ही रानी ने जहरीला सेब थैले से निकाला। स्नो वाइट सोच में पड़ गई। ये देखकर रानी बोली, घबराओ मत, इसे खा लो। देखो, मैं इसे 2 हिस्सों में बांट देती हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। दुष्ट रानी सेब का हरा हिस्सा खाने लगी और लाल हिस्सा उसने स्नो वाइट को दे दिया। स्नो वाइट सेब खाने से अपने आप को रोक ना पाई, पर जैसे ही उसने खाया वो जमीन पर गिर गई। उस रात दुष्ट रानी ने जादुई आईने को साफ किया और फिर से पूछा, जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? इस धरती से लेकर आसमान तक आपसे खूबसूरत कोई नहीं है। अब जब बौने रात को घर वापस लौटे, उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर मरा हुआ पाया। निर्जीव स्नो वाइट के शरीर के लिए उन्होंने एक कांच का ताबूत बनाया और आसपास फूलों के पौधे लगा दिए, ताकि वो दिन रात ताबूत की निगरानी कर सके। एक दिन एक युवा राजकुमार घोड़े पर बैठकर अपने शिकारियों के साथ वहां आया। जैसे ही उसकी नजर कांच के ताबूत पर पड़ी, वो घोड़े से नीचे उतर गया। जब उसने ताबूत के अंदर लेटी उस लड़की को देखा, वो हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रही है। उसका चेहरा बर्फ सा सफेद था, होठ खून के रंग जैसे लाल और बाल जंगल की लकड़ियों जैसे काले थे। राजकुमार उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया था। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ये ताबूत अपने साथ ले जाने दीजिए। बदले में मैं आपको बहुत सारा सोना दूंगा, इतना कि सारी जिंदगी पहाड़ियों को खोदकर आप नहीं निकाल पाओगे। नहीं नहीं, ये लड़की हमारे लिए सारी दुनिया के सोने से भी ज्यादा अनमोल है।
जब उन्होंने देखा कि राजकुमार उनकी प्यारी सी स्नो वाइट के प्यार में पड़ चुका है, उन्होंने वो ताबूत राजकुमार को भेंट स्वरूप दिया। राजकुमार ने अपने शिकारियों से कहा कि वे इस ताबूत को संभाल कर ले आए। पर जैसे ही शिकारी ताबूत को उठाकर ले जाने लगे, एक शिकारी का पांव फिसला और उस धक्के के कारण स्नो वाइट के मुंह से जहरीला सेब बाहर निकल आया। जैसे ही जहरीले सेब का टुकड़ा बाहर निकला, स्नो वाइट चिर निद्रा से जाग गई और दंग होकर देखने लगी। स्नो वाइट के साथ जो भी हुआ था वो राजकुमार ने उसे बताया और उसे अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव भी रखा। और स्नो वाइट, जिसे राजकुमार पहली नजर में ही पसंद आ गया था, उसने शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी शादी की खुशी में पूरे राज्य को दावत दी गई और तो और दुष्ट रानी को भी न्योता भेजा गया। जैसे ही वो दावत के लिए तैयार हुई, वो जादुई आईने के पास गई और आईने को जाकर अपने बारे में पूछा। जादुई आईने, ये तो बता, सबसे खूबसूरत कौन है भला? कोई नहीं था आप सा, न दासी न रानी, पर स्नो वाइट तो अब बन गई आपसे भी बड़ी महारानी। आपकी सुंदरता किसी के काम न आई, स्नो वाइट की अच्छाई सबके दिल पर है छाई। जैसे ही रानी ने ये शब्द सुने, वो गुस्से में आ गई और उसने आईने को जमीन में पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जलन के मारे रानी का चेहरा लाल पड़ गया था। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी वजह से उसने अपने प्राण छोड़ दिए। पर स्नो वाइट और राजकुमार साथ साथ हमेशा खुश रहने लगे।